हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइटेड वी स्टैंड। कुछ कुछ ट्रांसफर अपडेट्स को लेके बात करना है और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी डिस्कशन करना है, तो इसीलिए और एक वीडियो लेके मैं आ गया। तो चलिए एक एक करके सब टॉपिक में बात करते। तो कल एक अनाउंसमेंट आया फीफा से कि वो लोग टेस्ट कर रहे हैं एक न्यू ऑफसाइड के रूल को। इसका नाम है वेंगल लॉ। तो इस रूल के हिसाब से जब तक स्ट्राइकर का कोई भी बॉडी पार्ट एकदम से पूरी तरह ओवरटेक नहीं कर लेता डिफेंडर की लास्ट लाइन को, तब तक वो स्ट्राइकर ऑनसाइड रहेगा, ऑफसाइड नहीं होगा। तो आज के दिन में जो ऑफसाइड का रूल अभी है उसके हिसाब से क्या होता है कि लास्ट लाइन ऑफ द डिफेंडर, उसके आगे अगर स्ट्राइकर का कोई भी बॉडी पार्ट रहता है, मान लीजिए आपका हाथ या फिर आपका सर या फिर आपका पाव, कोई भी बॉडी पार्ट अगर रहता है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफसाइड दिया जाता है। लेकिन ये नया रूल के हिसाब से अगर स्ट्राइकर का पूरा जो बॉडी है, पूरा बॉडी है वो एकदम टोटली ओवरटेक कर लेता है आपका लास्ट वाला जो डिफेंडर है उसको, इन दैट केस ओनली ये ऑफसाइड कंसीडर होगा। अगर डिफेंडर का लास्ट लाइन के पहले स्ट्राइकर का कोई भी बॉडी पार्ट रह जाता है तो वो ऑफसाइड नहीं होगा। तो इस चीज में बात करने से पहले जो चीज को हम लोगों को समझना होगा, 1990 से पहले ऑफसाइड का रूल अलग था। 1990 में ये रूल आया जो अभी चालू है ऑफसाइड में। आज के दिन में ऑफसाइड का रूल है वो आपका आया था 1990 पे। उससे पहले ऑफसाइड का रूल थोड़ा अलग था, थोड़ा टफ था स्ट्राइकर लोगों के लिए। तो 1990 से पहले था कि स्ट्राइकर और गोलकीपर के बीच में मिनिमम 2 डिफेंडर को रहना होता था, और 1990 के बाद जो रूल आया उसमें आपका स्ट्राइकर और गोलकीपर के बीच में मिनिमम 1 डिफेंडर को रहना होता है। जो रूल अभी करेंटली है उसके हिसाब से मैनेजर लोग अपना जो ऑफसाइड ट्रैप है ये टैक्टिक्स अप्लाई करते हैं मैच में, और उससे क्या होता है कि स्ट्राइकर को, जो पीछे से स्ट्राइकर जो बिहाइंड द रन निकालते हैं, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो ऑफसाइड ट्रैप खिला के। लेकिन अगर ये नया वाला रूल आ जाता है तो इससे क्या होगा, इससे स्ट्राइकर लोगों को और भी ज्यादा फ्रीडम मिल जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से ये होना नहीं चाहिए। ये नया रूल अगर लागू हो जाता है तो मेरे हिसाब से फुटबॉल में जो फुटबॉल का जो चार्म है वो थोड़ा बहुत खराब होगा। क्योंकि अगर ये रूल आ जाता है तो अभी जितने भी स्ट्राइकर लोग जो बहुत फास्ट स्पेसी स्ट्राइकर लोग हैं, लाइक एम्बापे, लाइक राशफोर्ड, लाइक विनीसियस जूनियर, ये लोगों को करंट रूल में ही ऑफसाइड में ट्रैप करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर डिफेंडर्स। तो अगर ये नया वाला रूल आ जाता है तो इन लोगों को और भी ज्यादा छूट मिल जाएगा डिफेंडर लोगों के पीछे से रन निकालने में। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऑफसाइड का जो डिसीजन है वो कम होता जाएगा और आपका जो गोल है वो बढ़ता जाएगा मैच में। तो इससे क्या होगा, इससे मेरे ख्याल से कि जो फुटबॉल है वो उसका जो संतुलन है वो थोड़ा बिगड़ जाएगा, और फुटबॉल जो है उसमें उसका जो चार्म है वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए ये जो गेम है इसमें वैसे ही डिफेंडर लोग, गोलकीपर लोगों के लिए वैसे ही बहुत कम है। लेकिन ये नया वाला जो रूल आता है इससे क्या होता है कि आपका जो मार्जिनल ऑफसाइड था, जितने भी मार्जिनल ऑफसाइड का जो डिसीजन आता था जिसमें कंफ्यूजन होता था कौन सा बॉडी पार्ट को ऑफसाइड के तहत कंसीडर किया जाए नहीं किया जाए, ये जो कंफ्यूजन था इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए फीफा सोच रहे कि ये नया वाला जो रूल है इसको इंप्लीमेंट किए। लेकिन अगर ये नया वाला रूल आ जाता है तो क्या होगा, आपका स्ट्राइकर लोग जिसका स्पीड बहुत ज्यादा है, लाइक एम्बापे, राशफोर्ड, विनीसियस जूनियर, ये जितने भी सारे विंगर लोग हैं और इन कैटेगरी के जितने भी सारे पेसी प्लेयर्स हैं, इन लोगों को आप ऑफसाइड ट्रैपिंग करके आप मैच में कंटेन नहीं कर पाओगे, बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तक इन लोगों का पूरा बॉडी जो है वो लास्ट डिफेंडर से ओवरटेक नहीं होता तब तक ये लोग ऑन साइड रहेंगे। तो आप अगर देखेंगे लास्ट सीजन या फिर कोई भी सीजन आप उठा के देख लो कि ये जितने भी सारे पेसी विंगर, पेसी स्ट्राइकर लोग हैं, वो लोग कितने बार मार्जिनल ऑफसाइड के खातिर उनका गोल कैंसिल हो चुका या डिसअलाउड हो चुका। तो वो सारे गोल्स अभी होने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे एक बुरा असर पड़ेगा कि गेम का जो संतुलन है, जो करंट बैलेंस है, जिसमें एक मेरे ख्याल से एक फेयर चांस मिलता है डिफेंडर और गोलकीपर को और मैनेजर को भी, जो लोग ऑफसाइड ट्रैप या ऐसे टैक्टिक्स को अप्लाई करते हैं ये पेसी विंगर और ये पेसी स्ट्राइकर लोगों को कंटेन करने के लिए। लेकिन वो अभी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। अभी मैच टू मैच या फिर जितने भी बिग मैचेस होंगे उस पे ये चीज बहुत ही मुश्किल हो जाएगा एग्जीक्यूट करना, क्योंकि आप
मतलब विनीसियस जूनियर और एम्बापे जैसे प्लेयर को आप कंटेन नहीं कर पाओगे। ऐसे आपका ओपिनियन अलग हो ही सकता है, लेकिन क्या है मेरे ख्याल से कि ये लोग ये चीज को अप्लाई करना चाहते हैं, नॉट बिकॉज टू मिनिमाइज द कंफ्यूजन ऑफसाइड डिसीजंस बट ऑल्सो टू रीच ग्रेटर ऑडियंस, जो मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि फुटबॉल एक ऑलरेडी पॉपुलर स्पोर्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड और बहुत सारे लोग फुटबॉल में इंटरेस्टेड हैं और बहुत सारे लोग फुटबॉल देखते हैं। तो उसको आप अलग से कोई मतलब वो क्रिकेट नहीं है या फिर अलग कोई स्पोर्ट नहीं है जिसको आपको मार्केटिंग करना पड़े, जिसको आपको मतलब ज्यादा आई कैच करने के लिए, अब मैच को ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए, अब नंबर ऑफ गोल ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, तो इन लोगों को लगता है कि उससे मैच ज्यादा वॉचेबल हो जाएगा। तो ये चीज मेरे ख्याल से ये सही नहीं है, क्योंकि आप गेम का जो मतलब फंडामेंटल जो फ्लेवर है ये आप कहीं पर भी इसको आप हार्म कर रहे हो ये नया डिसीजन ला के। तो आप देखेंगे कि जब पुराना टाइम था तब स्ट्राइकर लोगों के लिए गोल स्कोर करना ऑनसाइड होके ये थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उससे पहले अपने ओन हाफ में भी ऑफसाइड रूल था, उसके बाद उसको चेंज किया गया कि आप अपने हाफ में आप ऑफसाइड नहीं हो सकते, ओनली इन ऑपोजिशन हाफ। उसके बाद आपका ये 2 डिफेंडर वाला रूल था, और उसके बाद जब रूल चेंज हुआ 1 डिफेंडर में आया, तो उस टाइम से लेके मेरे ख्याल से एक फेयर चांस बने रहता है गोलकीपर, डिफेंडर और स्ट्राइकर के बीच में कि मैं अगर अच्छा खेलूं तो मैं आपको ऑफसाइड में ट्रैप कर सकता हूं, और आप अगर अच्छा खेले तो आप वो ट्रैप को अवॉइड करके आप गोल स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नया रूल आ जाता है तो इससे क्या होगा, इससे मेरे ख्याल से ये फेयरनेस जो है ये थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले पेनल्टीज में गोलकीपर लोग जो है वो लोग आगे थोड़ा मूव कर सकते थे या फिर वो लोग जेस्चर कर सकते थे, जैसा आप देख भी पाएंगे 2005 फाइनल में लिवरपूल का जो गोलकीपर था डुडेक, उसने किया था जो जेस्चर, जो एमी मार्टिनेज करता है वो अभी नहीं कर पाओगे आप। जब कोई पेनल्टी होता है तो उसमें पेनल्टी में स्कोर करने का चांसेस जो है वो ऑलवेज ज्यादा होता है, लेकिन जो स्ट्राइकर लोग है जो पेनल्टी मारने जा रहे हैं वो लोग अपना जो है वो लोग अपना रन को मॉडिफाई कर सकते हैं, वो लोग रन के बीच में रुक जाते हैं या फिर वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो उस चीज में भी आप फेयरनेस को नहीं रखे, उसमें भी आप जो है स्ट्राइकर को या जो पेनल्टी मारने जा रहा है उनको ही आप ज्यादा फेवर कर रहे हो। अभी मैच में भी अगर ये रूल आ जाता है ऑफसाइड वाला तो उसमें भी आप स्ट्राइकर को ज्यादा फेवर कर रहे हो, क्योंकि इन रिजल्ट में क्या होगा, इन रिजल्ट में नंबर ऑफ गोल ज्यादा होगा तो मैच ज्यादा वॉचेबल होगा, तो इससे ज्यादा आई बॉल कैच होगा। तो मेरे ख्याल से ये डिसीजन के पीछे यही थिंकिंग है, जो कि मेरे ख्याल से लगता है एक बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि आप ये गेम का जो फ्लेवर है उसको आप थोड़ा हार्म कर रहे हो। और फुटबॉल एक ऑलरेडी पॉपुलर स्पोर्ट है, ग्लोबली हिट है, इसको ज्यादा मार्केट करने की ऐसे तरीके निकाल के ज्यादा मार्केट करने की कोई जरूरत है ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज की तरफ। तो दूसरा जो न्यूज है वो आपका आता है पीएसजी से। फैब्रिजियो ने रिपोर्ट किया कि पीएसजी एक साथ 6 साइनिंग्स का अनाउंसमेंट करेगी, और उसमें से जो साइनिंग्स है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। जो पहला साइनिंग्स है वो हुआ आपका लूकास हर्नांडेज का। इसका जो डील अमाउंट है वो है 45 मिलियन यूरोस। तो मुझे लगता है ये बहुत ही फेयर इनफ डील है। लूकास हर्नांडेज इज अ वेरी गुड लेफ्ट बैक, और वो सेंटर बैक में भी खेल सकता है पार्ट टाइम पे, लेकिन वो लेफ्ट बैक में उसका डिफेंसिव वर्क रेट ठीक ठाक ही है, और उसका जो क्रॉसिंग एबिलिटी है वो भी ठीक ठाक है। और आपने देखा है वर्ल्ड कप में भी उसने गोल स्कोर किया, तो उसका स्कोरिंग एबिलिटी जो है, अगर बॉक्स में कॉर्नर में कोई वॉली आ जाता है या फिर हेडर आ जाता है तो उसमें भी वो अच्छा ही है। तो मेरे ख्याल से पीएसजी के लिए बहुत ही अच्छा ये सही एक साइनिंग्स है। और दूसरा जो है वो है आपका मैनुअल उगार्ते का जो प्राइस दिखा रहा है वो है 60 मिलियन यूरोस। तो मेरे ख्याल से 60 मिलियन यूरोस ये थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर आप पीएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो मेरे ख्याल से उन लोगों को लगेगा ही कि ये बहुत अच्छा डील है। तो मैनुअल उगार्ते सीडीएम पोजीशन में खेलते हैं, तो मेरे ख्याल से अभी पीएसजी वेराटी को ऑफलोड करना ही चाहेगी। वेराटी को साइन करने के लिए सऊदी का भी बहुत न्यूज आ रहा था बीच में, अभी अचानक से नहीं आया, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से अभी वो वेराटी को ऑफलोड कर ही देंगे। तीसरा वाला जो है उसपे है वो है आपका कैंग इन ली, जो आपका सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर है, लेकिन वो नंबर 10 और नंबर 8 दोनों पोजीशन में खेल सकते हैं। तो इसके और ये भी मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा साइनिंग होगा, क्योंकि ओनली 22 मिलियन यूरो आपका जो है ये प्राइस टैग है, और ये मेरे ख्याल से ये जस्टिफाइड है, नोइंग कि वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है और उसका जो फ्यूचर है वो भी अच्छा हो सकता है। पीएसजी में वो कैसे जेल करता है ये भी देखने वाली बात होगी। और उसके बाद चौथा जो प्लेयर है वो आपका है एसेंसियो। तो वो आपका फॉल्स लाइन में भी खेल सकता है, वो आपका विंग में भी खेल
खेल सकता है। तो एसेंसियो के पास जितना भी एक्सपीरियंस है, तो मेरे ख्याल से ये ठीक ठाक ही साइनिंग होगा पीएसजी के लिए। और इसके बाद जो आता है वो है सेंटर बैक पोजीशन में। ये लोग मिलान स्किनियर को लेके आए एज ए फ्री एजेंट, और ये उनका जो एज है वो अभी 27-28 ऐसा ही कुछ होगा। तो और मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा डिफेंडर है। एक टाइम पे जब मोरिनो मैनचेस्टर यूनाइटेड पे हुआ करता था, उस टाइम पे मोरिनो को मतलब ये डिफेंडर चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग का जो बोर्ड है वो ये प्लेयर ला के नहीं दिया। उसके बाद से ये इंटर मिलान में ही खेलते थे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा साइनिंग है, क्योंकि एज अ डिफेंडर मुझे वो बहुत पसंद है, और उसका डिफेंसिव जो वर्क रेट है वो भी ठीक ठाक ही है, मतलब अबव एवरेज। और इसके बाद और एक मिडफील्डर पीएसजी ने खरीदा है, वो है आपका चेर एंडोर। और चेर एंडोर, उसका जो एज है वो भी बहुत ही यंग है, और उनका प्रोस्पेक्ट भी बहुत हाई है। और एक जो बड़ा आपका जो न्यूज आ गया पीएसजी से, वो है कि वो लोग लुइस एनरिके को कंफर्म कर लिया। तो लुइस एनरिके ये नया वाला पीएसजी को कैसे मैनेज करते हैं, ये भी मतलब देखने वाली बात होगी। पीएसजी के लिए उसका डोमेस्टिक लीग जीतना तो कोई भी बड़ी बात है नहीं। पीएसजी का सक्सेस जो है वो एक ही चीज पे डिपेंड करता है, वो है चैंपियंस लीग। तो लुइस एनरिके अभी चैंपियंस लीग में क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और भी देखने वाली बात होगी कि पीएसजी साइनिंग का जो अनाउंसमेंट है, ये करने के बाद पीएसजी से कौन सा प्लेयर निकलता है। नेमार का भी निकलने का बात चल रहा है, वराटी का भी निकलने का बात चल रहा है, और एम्बापे इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि एम्बापे को रियल ले पाता है कि नहीं, तो वो भी देखने वाली बात होगी। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है पीएसजी को लेके, और जो भी न्यूज आता है मैं आपको ऐसे ही अपडेट देता रहूंगा उसके रिगार्डिंग। तो इसके बाद चलिए बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके। फैब्रिजियो रोमानो का कल एक इंटरव्यू आया था द यूनाइटेड स्टैंड चैनल पे। तो वहां पे फैब्रिजियो रोमानो ने बहुत सारी चीज को क्लैरिफाई किया, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो उस बारे में ही अभी डिस्कशन करना है। पहला जो चीज है वो है कि रास्मुस हॉयलैंड का कोई भी बिड अभी तक सबमिटेड नहीं हुआ, ठीक है। जितना भी न्यूज आ रहा था, जितना भी रिपोर्ट्स आ रहा था, सारे र्यूमर्स ही है। मेरा पिछला वाला जो वीडियो है उसमें ही मैंने आप लोगों को बोला था कि रास्मुस हॉयलैंड को बीट करने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग जब तक सेल नहीं करेंगे तब तक ये बीट हम लोग सबमिट नहीं कर सकते। फैब्रिजियो ने भी सेम चीज ही कहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अभी तक बीट सबमिट नहीं किया। हालांकि ये बात नहीं बोला कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास पैसा नहीं है, ये चीज तो वो नहीं बोलेगा, ये तो बात जाहिर है। तो दूसरा वाला जो चीज है वो है कि आंद्रे ओनाना, उसका भी अभी तक बीट नहीं हुआ। आप लोग अगर ट्विटर में जाएंगे या फिर न्यूज में इंटरनेट में सर्च करेंगे तो आपको बहुत जगह में बहुत सारी रिपोर्ट्स मिलेगा डिफरेंट सोर्स से कि आंद्रे ओनाना के लिए पहला वाला जो बीट है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सबमिट कर चुका था, वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद अभी दूसरा बीट के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ। लेकिन कल वो वाला इंटरव्यू में फैब्रिजियो रोमानो ने एग्जैक्टली बोल दिया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी टू बीट फॉर आंद्रे ओनाना, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी भी श्योर नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से एकदम घटिया न्यूज है फॉर एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। क्योंकि अकॉर्डिंग टू फैब्रिजियो रोमानो मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी भी श्योर नहीं है कि वो लोग प्लान ए को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या प्लान बी को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। बोलिए, इतना दिन हो गया ट्रांसफर विंडो ओपन करने हुए, और आपने डीवीए के साथ अपना जो रिलेशन था वो भी ऑनलाइन आपने ओवर द इंटरनेट न्यूज स्प्रेड करके खराब कर लिया कि चलो आपके साथ हम लोग का नाता जो है वो खत्म हुआ। अभी भी आप लोग कंसिडर कर रहे हो कि अगर आप एक कॉस्टली स्ट्राइकर के लिए जाते हो तो आप डीए को एक नया कॉन्ट्रैक्ट दे दो, और उसके साथ आप स्मॉल प्राइस देके कोई बैकअप गोलकीपर लेके आओगे। जैसे बात चल रहा है कि आपका जो फेनरवुड का गोलकीपर है बिजलो, उसके बारे में बात चल रहा है। तो ये हो गया आपका एक प्लान। और दूसरा प्लान क्या है कि अगर आप एक कॉस्टली स्ट्राइकर नहीं ला पाए तो आप लोग क्या टारगेट करेंगे, आप लोग आंद्रे ओनाना को ले जाएंगे और उस टाइम पे आप डेविड डीगिया को छोड़ देंगे और आप टॉम हीटन को रख लेंगे आपके पास। और अगर सही तरह से प्लेयर सेल कर पाए तो फिर आप एक बैकअप गोलकीपर भी लेके आओगे। तो ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन ये लोग अभी भी ले ही नहीं पाए, जबकि ट्रांसफर विंडो का इतना दिन हो चुका ऑलरेडी। डीगिया के साथ रिलेशन भी आपका खराब हो चुका, इसके बाद भी ये लोग ये पॉसिबिलिटीज को कंसीडर कर रहे हैं कि आप एक बैकअप गोलकीपर लेके आए और डीगिया को रख लीजिए। मतलब मालूम नहीं ये लोग जो बोर्ड में है ये लोग कैसे अपना मतलब ये लोग कैसे ये सब चीज सोच लेते हैं और मान लेते हैं कि सब कुछ चलेगा। मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों का थॉट प्रोसेस, इन लोगों का जो प्लानिंग स्ट्रक्चर, इन लोगों का जो एग्जीक्यूशन मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। तो देखते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आपका आंद्रे ओनाना को बीट करता है भी नहीं, और डीगिया को भी ये लोग रोकता है या नहीं, जो मेरे ख्याल से रोकना नहीं चाहिए। आंद्रे ओनाना को लेके आना चाहिए। और फैब्रिजियो ने भी ये बात को बार बार बोला है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन आंद्रे ओनाना एंड द डील इज ऑन। लेकिन फिर भी ये लोग सोच रहे हैं कि
आंद्रे ओनाना के लिए ये लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये चीज जो है, ये डिसीजन जो है, मेरे ख्याल से ये डिसीजन बहुत जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि प्री सीजन से पहले, जैसा मैं पहले वाला वीडियो में भी बोला था, प्री सीजन से पहले आंद्रे ओनाना को मैनचेस्टर यूनाइटेड में आ जाना चाहिए। और एक जो न्यूज आया है वो है कि आपका मेसन माउंट का जो मेडिकल है वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया, तो सून मैनचेस्टर यूनाइटेड विल अनाउंस मेसन माउंट ट्रांसफर। फैब्रिजियो ने बात किया हैरी मैग्वायर को लेके। फैब्रिजियो का क्या होता है, आपका प्लेयर की एजेंट के साथ बातें होता है। फैब्रिजियो के अकॉर्डिंगली मैनचेस्टर यूनाइटेड का अभी जो माहौल है उसमें हैरी मैग्वायर will have a last talk with Erik ten Hag, both are on the same page। हैरी मैग्वायर का निकल जाने का जो चांसेस है वही सबसे ज्यादा है। मतलब अभी तो सेल नहीं होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ जुलाई और द एंड ऑफ बिफोर द एंड ऑफ ट्रांसफर विंडो शायद सेल हो जाए। और इसके साथ फ्रेड का जो पोजीशन है उसमें भी एक क्लैरिफिकेशन लाया कि नॉट ओनली फुलहम, देयर आर आल्सो सेवरल क्लब्स who are interested in Fred। so ये भी एक देखने वाली बात होगी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड फ्रेड और स्कॉट मैकटोमिनी के बीच में किसको छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि फैब्रिजियो ने भी ये चीज भी बोला कि अगर हो सके कि फ्रेड को छोड़ देते हैं तो स्कॉट मैकटोमिनी को शायद ये लोग रोक ले। और उसके बाद जो न्यूज आता है वो आता है आपका डॉनी वैन डे बीक और मार्शियल को लेके, जिसमें से डॉनी वैन डे बीक के साथ एरिक टेन हैग का बात हो चुका एंड डॉनी वैन डे बीक इज क्लियरली लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि हम लोग मार्शियल और डॉनी वैन डे बीक ये दोनों प्लेयर को भी सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से मार्शियल को सेल करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन डॉनी वैन डे बीक को शायद हम लोग ऑफलोड कर दे। और सेंटर बैक पोजीशन को लेके भी फैब्रिजियो ने और एक चीज बोला कि आपका जो एक्सेल डिसासी है उसको लेके मैनचेस्टर यूनाइटेड का बहुत अभी भी जो इंटरेस्ट है वो बरकरार है, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड इज येट टू टेक अ डिसीजन ऑन दैट, क्योंकि अगर आपका प्लेयर का सेल नहीं होता तो सेंटर बैक पोजीशन जो है वो उसका प्रायोरिटी हम लोग का बहुत नीचे है, तो वो अभी नहीं होगा। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया आपका माउंट, आपका सेकंड प्रायोरिटी है आंद्रे ओनाना। ये दो अगर हो जाता है उसके बाद हम लोग को एक्टिवली प्लेयर सेल करना होगा। आपका फ्रेड, डीन हेंडरसन, डॉनी वैन डे बीक, हैरी मैग्वायर, ये सब लोग, और उसके साथ आपका एलेक्स टेलेक्स और एरिक बाइली जैसा जितने भी फ्रिंज प्लेयर है, इन लोगों को ऑफलोड करने के बाद ही हम लोग जा पाएंगे रास्मुस हॉयलैंड के लिए या फिर उसके स्ट्रेचर का कोई दूसरा स्ट्राइकर के लिए। इसके बाद अगर हम लोग और भी सेल कर पाए तो हम लोग सेंटर बैक और एक सीडीएम पोजीशन के लिए जाएंगे। तो जैसे आपका फ्यूचर में कोई नया अपडेट आ जाता है तो उस चीज को लेके मैं वापस से डिस्कशन करने आ जाऊंगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज मैनचेस्टर यूनाइटेड का सेल का जो अनाउंसमेंट होने वाला था, ऐसा बहुत जगह न्यूज निकला था, उस चीज में भी मैं नहीं मानता, क्योंकि आज जो है, आज यूएसए में हॉलिडे है 4 जुलाई, तो मुझे नहीं लगता जब स्टॉक एक्सचेंज बंद है तब इतना बड़ा एक जो अनाउंसमेंट है ये हो सकता है। तो मेरे ख्याल से मतलब हम लोग को वेट करना होगा, मालूम नहीं कब ये अनाउंसमेंट होता है या फिर ग्लेजर ये क्लब बेचते हैं भी या नहीं। तो ये सारा जो न्यूज है इसमें मुझे बात नहीं करना, क्योंकि मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं, मेरे पिछले वाला बहुत सारा वीडियोस में भी मैं बोल चुका हूं। इसको लेके जितने भी न्यूज आ रहे हैं वो हर दिन एक एक नया नया न्यूज आता है। आपको लगेगा कि कातर आएगा, लेकिन आप एंड ऑफ द डे आपको वापस से एक टोटली डिफरेंट कोई न्यूज आ जाता है और हम लोग बैक टू स्क्वायर वन में आ जाते हैं। तो जब तक, और मैं बार बार बोल चुका हूं कि ये कोई प्लेयर ट्रांसफर नहीं है कि पहले से आपको पता चल जाएगा और आप ये न्यूज जो है वो लीक कर देंगे इंटरनेट में, क्योंकि अगर ये न्यूज पहले से ही आ जाता है तो शेयर मार्केट में जो है वो बहुत सारा आपका हेरफेर हो जाएगा और वो जो है वो आपका इनसाइड ट्रेडिंग वाला न्यूज हो जाता है। तो ये न्यूज जो है ये कभी भी लीक नहीं हो सकता। जैसे फर्डिनांड अपने पॉडकास्ट में बोल रहा है कि उसको मालूम है, ऐसा सेम चीज वो आपको याद है, तो ऐसा सेम चीज वो एक हफ्ता पहले भी बोल चुका था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो इस टाइम पे भी मुझे नहीं लगता कुछ होगा, क्योंकि आज 4 जुलाई छुट्टी का दिन है और स्टॉक एक्सचेंज भी बंद है। तो ऐसे न्यूज को लेके मैं बॉदर्ड नहीं हूं और मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हूं, मैं पहले ही बोल चुका कि मैं ये न्यूज को और कवर नहीं करूंगा। अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है तभी मैं उस चीज को कवर करूंगा। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं और दूसरे क्लब्स का जो अपडेट्स हैं उनको लेके भी मैं बहुत जल्द और एक वीडियो बनाऊंगा और आपके पास लेके आऊंगा। तो इसी के साथ इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। गुड बाय, टेक केयर, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, यूनाइटेड वी स्टैंड।